हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के अंदर आप जो टॉपिक पढ़ते हैं कैपेसिटर का टॉपिक, जो यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारा टॉपिक आता है कैपेसिटेंस। तो वहां से जो क्वेश्चन सीबीएसई में हमको देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। 2019 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है। द कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैराड। दिस कैन बी अचीव्ड बाय। ये क्वेश्चन है आपका सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। देखो किस तरह से हमने इसको सोल्व करना है, आंसर कैसे आएगा। देखिए तो बेटा देखो क्या कह रहा है कि आपके पास ना कुछ कैपेसिटर हैं। मोस्टली देखो 12th क्लास में आपने जो पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ते हैं। आपके पास कितने कैपेसिटर हैं? 4 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर आपके पास है। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ है कि हर एक कैपेसिटर जो है वो कितने का है? 4 माइक्रोफैराड का। ये भी कितने का? 4 माइक्रोफैराड। और ये भी कितना है? 4 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, यानी कि आपके पास आपके घर पे 4 माइक्रोफैराड के कुछ कैपेसिटर्स आपके घर पे पड़े हैं, और आपने एक ऐसा सर्किट तैयार करना है जिसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाए? 6 हो जाए। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप मार्केट में जाओ और एक नया कैपेसिटर लेके आओ जिसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है, या फिर आप इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन आप बनाओ जिससे बन के 6 माइक्रोफैराड बन जाए। तो वो आपने करना है। तो ऑप्शन देखो दे रखे हैं कि कैसे आप इनको जोड़ोगे। ऑल 3 इन पैरेलल, पहला ऑप्शन लिखा है ऑल 3 इन पैरेलल। देखो अगर सभी को पैरेलल में जोड़ोगे तो पैरेलल में आपको पता है सिंपल कैपेसिटेंस जुड़ जाता है। 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हमको तो 6 चाहिए, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है ना, एक मिनट, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। उसके बाद ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, हाँ जी, ऑल 3 इन सीरीज। नेक्स्ट में लिखा है ऑल 3 इन सीरीज। अगर इनको सभी को सीरीज में जोड़ दोगे तो सीरीज में आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो घट जाता है। ठीक है ना, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर होते हैं तो हम सीरीज में ये फॉर्मूला लगा देते हैं C/N। C/N तो 4 जितने भी आप जोड़ोगे, देखो यहाँ पे बार बार ये 3 का यूज करो तो यानी कि यहाँ पे 3 होगा, है ना। स्टेटमेंट में शायद कुछ गलती है, मैं लिख देता हूँ ऊपर एक बार। द 3, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है ना, चलो इधर लिख देते हैं 3 है। तो अगर तीनों को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? C/N। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो C कितना हमारे पास? 4 और N कितना है? 3। तो इससे भी हमारे पास जो है 6 नहीं आएगा। तो ये भी आपका क्या है? गलत है। ये भी गलत जवाब हो गया। ठीक है, 2 ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू द थर्ड। एक बार इसको देख लेते हैं करके। क्या कह रहा है? 2 उनमें से सीरीज में जोड़ दो। एक, ये 2 हमने सीरीज में जोड़े, और फिर इस कॉम्बिनेशन को थर्ड के साथ ना पैरेलल में लगा दो। तो इसका कैपेसिटेंस था 4, इसका भी कैपेसिटेंस 4 और इसका भी 4, ये दे रखा है इन्होंने। तो ये 4 और 4 मिलके सीरीज में है, 4 और 4 मिलके अगर ये वाला फॉर्मूला लगा के देखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा। 4 और 4 मिलके कितना होगा? देखो मैथ में आप पढ़ते हो 4 और 4 8, लेकिन यहाँ पे 4 और 4 2 होते हैं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ये 2 और ये 4 पैरेलल में है तो 4 और 2 हो जाएगा आपका 6 माइक्रोफैराड। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा? ये सी आएगा। सी इज द राइट आंसर। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 6 चाहिए था, यहाँ पे 6 बन जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। देखो, अ वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी। एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको हमने 200 वोल्ट बैटरी का जोड़ दिया है। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम, अगर इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाए कहां से? 2 से लेके, देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे चेंज हो रही है, 2 से लेके x तक चली गई है। देन द डिक्रीज इन एनर्जी, तो एनर्जी में जो डिक्रीज आएगा उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपसे पूछा कि वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, एनर्जी स्टोर्ड का किसी भी कैपेसिटर में, वो फॉर्मूला हम लिखते हैं 1/2 CV²। ठीक है,
कई फॉर्मूले आपने चार्ज के टर्म में देखे होंगे, तो वो यहीं से आप बना सकते हो। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस भी दे रखी है और इसमें v की वैल्यू भी दे रखी है। तो डिक्रीज इन एनर्जी यानी कि डेल्टा यू, चेंज इन एनर्जी आपको दे रखा कितना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 जूल दे रखा है। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, कौन सा फॉर्मूला है, 1/2। देखो कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, लेकिन कनेक्ट किससे कर दिया उसको, 200 वोल्ट की बैटरी से। तो यानी कि V तो फिक्स है, V कितना है, 200 है, 200 है, और इस पूरे का आप स्क्वायर भी करोगे इनटू कैपेसिटेंस जो है कहां से कहां तक, फ्रॉम 2 टू x। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में कैपेसिटेंस कितनी होगी x, पहले कितनी थी 2, तो डिफरेंस लेना है ना उनका, क्योंकि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना। तो x माइनस 2, और माइक्रो है तो यहाँ पे साथ में आप 10 की पावर माइनस का 6 भी लगा देंगे इस तरह से। अल्टीमेटली हमको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, 200 का स्क्वायर करोगे तो देखो 4 आएगा, यहाँ पे 2 से उस 4 को डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 100 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास जो आएगी वैल्यू वो ये बनेगी। यहाँ पे देखो 10 की पावर 4 है, और इधर आएगा तो वो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, और इस साइड क्या है, x माइनस 2 है, और साथ में 10 की पावर माइनस का 6 है, तो ये इससे भी कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। देखो यहाँ पे ये जो x था ना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 2 माइक्रोफेराड। राइट आंसर क्या आएगा, 2 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा इन्होंने, 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, 2 कैपेसिटर है, 1 2 सीरीज में जोड़ दिया, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो बेटा सीरीज में होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर C1 है, ये आपका C2 है, तो अगर ये सीरीज में होते हैं तो आप कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हो, 1/c, सीरीज के लिए फॉर्मूला आपका क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला है। ये कैसे डिराइव करोगे, इसके लिए आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। देखो अगर सीरीज में जुड़े होते हैं तो चार्ज जो है दोनों में जो चार्ज स्टोर होगा वो सेम स्टोर होगा, यानी कि अगर ये चार्ज क्यू स्टोर करेगा तो ये भी कितना करेगा, क्यू करेगा। फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, क्यू बाई वी। तो यहां से अगर मैं क्यू का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा मेरे पास, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। ओके, सी इंटू वी। तो यहां से फिर आप क्या करोगे, अलग अलग से इसके लिए क्यू की वैल्यू लिखो, इसके लिए क्यू की वैल्यू लिखोगे, तो वहां से आपके पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सीरीज में, लिखा ना इसमें, सीरीज के लिए बताना है, तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, आप इसको कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K एंड K फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A, प्लेट के बीच का सेपरेशन D दे रखा है इन्होंने। ओके, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस यानी कि C इक्विवेलेंट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक कैपेसिटर तो ये रहा आपका, इसको C1 बोल दो, दूसरा कैपेसिटर आपका ये रहा। अब कॉम्बिनेशन देख लो, ये सीरीज है कि पैरेलल है, कॉम्बिनेशन देख लो सीरीज है कि पैरेलल है। अब देखो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। किस तरह का कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज। ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, C इक्विवेलेंट कैसे आएगा, देखो C इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बाद में आप इसका देखो क्या करोगे, यहाँ से C1 C2 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा आपका C1 प्लस C2, ये तो 1/C इक्विवेलेंट होता है, तो C इक्विवेलेंट आपके पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C1 C2 ऊपर चला जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओके, तो ये फॉर्मूला लगा के आप फाइंड करोगे। चलो फाइंड करते हैं। देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले C1 फाइंड कर लो, C1 कितना होगा। देखो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास नॉर्मली, एक बार मैं लिख देता हूँ पहले इसको, हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, अगर कोई मीडियम नहीं है, यानी कि अगर वहां पे फ्री स्पेस है,
या फिर एयर है वहां पे, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। ये आपको पता ही होगा, एप्सिलॉन नोट यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, ए क्या है, प्लेट का एरिया है, और डी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होता है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो C1 क्या होना चाहिए मेरे पास, C1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पे एयर नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसने दे रखा है 2K। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, अब फ्री स्पेस की परमिटिविटी यूज नहीं करूंगा मैं, मीडियम की परमिटिविटी लगाऊंगा। मीडियम की परमिटिविटी, प्लेट का एरिया कितना है A, और दोनों प्लेट्स के बीच का, एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट ये रही, इनके बीच का सेपरेशन जो ऊपर लिखा हुआ है D/3, तो यहाँ पे लिख दो D और 3 ऊपर चला जाएगा। आगे लिखो इसको, अब देखो 3, मीडियम की परमिटिविटी जो होती है ना, वो होती है मीडियम की परमिटिविटी, देखो इधर मैं लिख देता हूँ अलग से, यहाँ पे लिख देते हैं। मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन आर जो है ना, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू के। ओके, तो लिखो भी यहाँ पे 3, मीडियम की परमिटिविटी की जगह लिखोगे आप, एक तो लिख दो एप्सिलॉन नोट, चलो मैं लिख देता हूँ ये एप्सिलॉन नोट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है इसमें 2K, मैंने लिख दी इधर 2K, साथ में है A और डिवाइड में है D। तो आपके पास C1 की वैल्यू क्या आ रही है, 6 एप्सिलॉन नोट, एक मिनट, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 6 एप्सिलॉन नोट K A बाई D। ओके, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, C2 की वैल्यू लिख लेते हैं। C2 की वैल्यू क्या आएगी, C2 इज इक्वल टू, अब देखो C2 फाइंड करोगे तो यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, तो लिख देते हैं यहाँ पे K एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाय, दोनों प्लेट का सेपरेशन है 2D/3, तो यहाँ पे आएगा नीचे 2D और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, C1 पता लग गया, C2 आपको पता लग गया है। अब दोनों की वैल्यू को आप या तो यहाँ पे पुट कर लो या फिर यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। चलो देखो आगे, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 अगर आप करोगे तो क्या होगा, D ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या रहेगा 6 एप्सिलॉन नोट, ओके, और K A प्लस, आगे चलो, आगे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/C2 है ना, तो 1/C2, तो 2D जो है ये ऊपर आएगा, यहाँ पे 2D आएगा, और नीचे हम क्या लिखेंगे 3K एप्सिलॉन नोट A, ठीक है। तो 1/C इक्वलेंट हमारे पास जो बनेगा, अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 6 एप्सिलॉन नोट A और K, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आया है। तो ऊपर यहाँ पे आएगा D प्लस, इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करने का, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 2 4D, तो 1/C इक्वलेंट कितना बन रहा है हमारे पास, 5D/6 एप्सिलॉन नोट K A। ओके, तो C इक्वलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, C इक्वलेंट बनेगा आपके पास 6 एप्सिलॉन नोट K A डिवाइडेड बाई 5D। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, तो ये है आपका आंसर। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमने क्या करना है, इन अ नेटवर्क 4 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर यहाँ पे देखो जोड़ रखे हैं इन्होंने, और हमसे पूछा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस बताइए। देखो पूरे सर्किट का कैसे, बिल्कुल आसान है, 6, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरे सर्किट का हमने क्या बताना है यहाँ पे, कैपेसिटेंस बताना है। तो देखिए 6 और 3 पैरेलल में है तो डायरेक्ट जोड़ दोगे, 6 और 3 मिलके कितना बन जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 12, 4 और 9 इनको आपने जोड़ना है, ठीक है ना। अब तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं आपको पता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमारे पास मेथड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है तरीका है जोड़ने का। अब इसको ऐड कर देते हैं, देखो 1/C इज इक्वल टू, देखो 1/C1 कितना है यहाँ पे, C1 3 कैपेसिटर हो गए ना, एक 12 का, एक 4 का और एक 9 का, लिख दो यहाँ पे 1/12 लिख दो इसको, प्लस 1/9
एक 4 है और एक कितना है हमारा 1 बाई अभी हमने जोड़ा था 6 + 3 कितना हो गया था 9 हो गया था। ठीक है, अब बस इसमें एलसीएम ले लो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका सभी का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा देखो। ठीक है, 36 आ रहा होगा है ना, 36। ठीक है, तो 12 को कितने से मल्टीप्लाई करो 36 आए 3 से, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4 को 9 से और 9 को 4 से। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1 बाई सी इज इक्वल टू 9 + 3 कितना हो गया 12 + 4, तो ये हो गया आपका 16 डिवाइडेड बाई 36। इसको डिवाइड कर लो 4 पे हो जाएगा, तो ये आपको बढ़ेगा 4/9। लेकिन हमको चाहिए सी की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का जो हमारे पास आएगा वो आएगा 9/4। और जो यूनिट है देखो उसकी माइक्रो है ना सभी की, तो यहाँ पे लिखोगे माइक्रो फेराड, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट में हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, ये देखो C1 आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये कह रहा है कि अगर इसके ऊपर 6 माइक्रोकुलम चार्ज अगर इसके ऊपर है, देन कैलकुलेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 एंड C4। तो C3 और C4 के ऊपर चार्ज बताइए। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसने बता दिया कि इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज इतना है, तो इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको इरेज कर देते हैं एक बार में। देखिए भाई, तो देखो हमने क्या करना है यहाँ पे, ये कह रहा है कि C1 पे जो है चार्ज कितना है 6 माइक्रोकूलम है, तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसको मैं V1 लिख देता हूं। तो V1 कितना होगा, फॉर्मूला आपको पता है ना, C का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस C = Q/V होता है। तो यहाँ से V का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल अगर निकालोगे तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q/C। ओके, Q कितना है 6 माइक्रोकूलम और डिवाइड में कैपेसिटेंस कितना उसका 3 माइक्रोफेराड। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना 2 वोल्ट। हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया C1 के अक्रॉस, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। तो अगर देखो ये इसके साथ पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2 वोल्ट ही होगा। तो अब आप फाइंड कर सकते हैं C2 जो चार्ज स्टोर करेगा, मान लीजिए C2 जो चार्ज स्टोर करेगा उसकी वैल्यू Q2 लिख देते हैं। फॉर्मूला यहाँ से आप देख सकते हो, Q का फॉर्मूला क्या होता है C × V, इसको मैं लिखूंगा C2 × V2। C2 की वैल्यू क्या है 6 माइक्रोफेराड है और V2, अब C1 और C2 पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, तो वहां पर भी लिखेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा आपका 12। कितना आएगा 12, और साथ में क्या लिखेंगे देखो C2 की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रो थी और V2 की वैल्यू 2 थी, तो ये हो गया 12 और माइक्रो था साथ में तो लिखेंगे माइक्रो, और चार्ज है तो कूलम, माइक्रोकूलम। ठीक है, तो अब हमको पता लग गया कि C1 और C2 में टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ, टोटल चार्ज कितना स्टोर किया Q1 + Q2। आप देख लीजिए Q1 कितना था हमारे पास 6 माइक्रोकूलम था और Q2 कितना है हमारे पास है, अभी हमने फाइंड किया ये रहा 12 माइक्रोकूलम, जोड़ के कितना हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम। यानी कि ये जो पैरेलल में जोड़ रखे ना आपने, ये दोनों मिलके इतना चार्ज स्टोर करेंगे। ओके, इन दोनों की जगह देखो, इन दोनों की जगह आप इनको जोड़ के 6 और 3 कितना हो गया 9 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर होगा वो इतना चार्ज स्टोर करेगा। पूछा क्या इसने C3 और C4 में पूछा। अब देखो C3 C4 अब ये सीरीज में है और सीरीज में आपको पता है कंपोनेंट सेम चार्ज स्टोर करते हैं, तो अगर ये 18 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर कर रहा है तो ये वाला भी 18 ही करेगा स्टोर और ये वाला भी कितना करेगा 18 ही करेगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा है इसमें, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C3 एंड C4। C3 और C4 में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, देखो ये इसका सेकंड का बी पार्ट है। एनर्जी स्टोर्ड का आपको फॉर्मूला बता रखा है 1/2 CV² होता है, या फिर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो 1/2 ओके QV, वो रीअरेंज आप कर सकते हो। इसने पूछा नेट एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे दे रखी सारी चीजें। ओके, तो लिखेंगे
U इक्वल टू 1/2, ओके 1/2। अच्छा 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि C3 और C4 के अक्रॉस पूछा है, तो उनके अक्रॉस हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, तो हम जाएंगे किसी दूसरे फॉर्मूले की तरफ। ओके 1 मिनट की, चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ जी C इंटू वी स्क्वेयर मैंने लिखा है, तो चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ से 1/2, और ये है Q, और V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला इधर लिखा था मैंने, V की जगह मैं लिख सकता हूँ Q/C, Q/C। तो हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बन जाएगा 1/2 और Q²/C। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2। चार्ज कितना स्टोर किया था अभी बताया था, 18 है, 18 का स्क्वायर है, ठीक है। सीरीज में तो सेम चार्ज स्टोर करते हैं। और C कौन सा लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों से पूछ रहा है ना, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3 एंड C4 कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों से पूछ रहा है, तो दोनों का आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा, 1/C, सीरीज में है तो लिखो 1/C इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम बनेगा आपका 12, लिख दीजिए यहाँ पे 1 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, ये आएगा 4/12, तो C की वैल्यू कितनी आएगी 12/4 यानी कि 3 माइक्रो फैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना पड़ेगा अपने यहाँ पे 3 माइक्रो है तो 10⁻⁻6, ठीक है। चलो तो अब ये क्या बनेगा, देखो 1/2 इंटू 18 का स्क्वायर है तो 18 को आप दो बार लिख दो ऐसे, 18 इंटू 18, और 10 की पावर ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, नीचे क्या था 3 था, 3 से डिवाइड कर दो कितने पे जाएगा, देखो 6 पे चला गया, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 3, 18 की ये 54 होते हैं ना, लिख दिया 18 3 जा 54, और साथ में क्या आएगा 10⁻6, और एनर्जी है तो यूनिट बनेगी इसकी जूल, ठीक है भाई। तो ये आपका सीबीएसई का 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। 1 मिनट की, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाँ जी। इस क्वेश्चन में देखो हमने क्या करना है, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एज शोन इन द सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर एक ही कैपेसिटर जुड़ा है जो आप देख सकते हैं ये वाला, पूछ रहा है इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा। तो बेटा चार्ज स्टोर का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, C इंटू वी, ओके। क्या क्या होता है, C इंटू वी, C तो हमको पता है कितना है 6 माइक्रो, लेकिन हमको V नहीं पता, तो पहले V निकालेंगे फिर यहाँ पे V को पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन V कैसे निकालेंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 वोल्ट लिखा है तो उठा के सीधा इधर 2 वोल्ट पुट करेंगे, ऐसे नहीं करना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये कंपोनेंट यहां से जुड़ा है, इन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ओके। तो पहले हम फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करना हमने, सबसे पहले सर्किट के अंदर करंट फाइंड कर लो। करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा कुछ आई करंट, सर्किट के अंदर करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, आई इक्वल टू वी कितना है यहाँ पे 2, और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखो 20 + 10 30, तो ये हो गया 1/15 एम्पियर। तो सर्किट के अंदर मेरे को करंट पता लग गया 1/15 एम्पियर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम जब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो आपने सिर्फ 10 और 20 ही लिया, इसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं होता क्या। तो देखो आप याद रखोगे यहाँ पे डीसी की बात करें हम, है ना, डायरेक्ट करंट, और जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। देखो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/ωc 1/2π/µc, और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है, तो 1/0 यानी कि कितना हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। इसलिए डीसी को पास नहीं होने देगा कैपेसिटर, ब्लॉक करेगा, तो इसलिए हम यहां से तो करंट जाएगा नहीं, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको जोड़ रहे हैं 20 + 10 30। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अब 10 ओम के जो ये रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ओम्स लॉ लगा दो, I इंटू आर, आई की वैल्यू क्या है 1/15 और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 पे डिवाइड हो गया ना, 2/3 है ना, 2/3 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2/3, यानी कि ये पॉइंट मान लीजिए ए और ये पॉइंट मान लीजिए बी, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2/3 वोल्ट।
इन दोनों के अक्रॉस अगर 2/3 है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी कितना होगा, 2/3 होगा। पुट कर दीजिए यहाँ पे v की जगह पे हम क्या करेंगे, ओके ये देखो v की जगह पे पुट करेंगे इसको, कितना 2/3, बस इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻⁶ और कूलम, या फिर आप लिखोगे इसको क्या लिख दोगे 4 और 10⁻⁶ है तो माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम। कितना चार्ज स्टोर करेगा, 4 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। तो आपने जो है इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया। देखो प्लेट का एरिया आपको दे रखा है और प्लेट के बीच का सेपरेशन आपको दे रखा है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपने टॉपिक पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर, इस यूनिट नंबर 1 में, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड की साइट पे डाला जाता है हर साल, वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये जरूर करने चाहिए। चलिए तो बेटा देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, सिंपल फॉर्मूला ये होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, बीच में एयर है, एरिया दे रखा है, प्लेट के बीच का सेपरेशन भी दे रखा है, कैपेसिटेंस पूछा था तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 और 10 की पावर कितना -12 है, और प्लेट का एरिया कितना दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर में दे रखा है। बिल्कुल सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेपरेशन है 3 मिलीमीटर, 3 मिली है तो 10 की पावर -3। बस इसको सोल्व करेंगे हम, 3 से डिवाइड कर दो, ये 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, है ना। तो डेसिमल कहाँ पे लगाओगे, 1 2, 2 के बाद डेसिमल यहाँ पे आ गया, और 10 की पावर देख लीजिए जल्दी से, 10 की पावर देखो -3 ये, और यहाँ पर भी 10 की पावर जो है वो -3 है, कैंसिल हो गया, तो बचेगा 10 की पावर -12। स्टैंडर्ड वे में लिखना है तो डेसिमल को हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, 1.770 इंटू, देखो यहाँ पर अगर नंबर बढ़ता है याद रखोगे, यहाँ पे देखो 17 पॉइंट कुछ था, मैंने इसको 1.7 यानी कि नंबर को छोटा कर दिया, नंबर को कम कर दिया, यहाँ पे नंबर को कम किया तो यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा यानी कि -11 करना पड़ेगा। ओके, ये क्या कैपेसिटेंस है, तो यूनिट क्या बनेगी, फेराड, ठीक है। इस तरह से थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिखना तो आप क्या करोगे इसको, और स्टैंडर्ड वे में लिखना तो ऊपर इधर लिख देते हम 17.70 पिको फेराड, क्योंकि 10 की पावर -12 को बोला जाता है पिको फेराड हो जाता है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखो, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। अगर इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ेंगे तो चार्ज पूछ लिया, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू वी। तो C की वैल्यू तो अभी आपने फाइंड कर ही रखी है, ये देखो 17.70, ओके, और पिको है यानी कि 10 की पावर -12 है, और V की वैल्यू कितना है 100 वोल्ट है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 100, तो ये बन जाएगा आपका 17.70 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, ये आपका चार्ज आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, आगे क्या पूछा है, हाउ वुड चार्ज ऑन प्लेट बी अफेक्टेड इफ अ 3 mm थिक माइका शीट, ओके 3 mm थिक माइका शीट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 6 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, यानी कि वो सेम है। हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट्स, चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, कह रहा है कि चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा। बिल्कुल देखो बेटा चार्ज पे बिल्कुल इफेक्ट होगा, तो नया जो चार्ज आएगा फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो V तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस बदल जाएगा। अगर कैपेसिटर देखो इधर देखिए, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, पहले यहाँ पे क्या था एयर थी, बाद में क्या कर दिया, देखो मीडियम, दूसरा मीडियम ले आए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6 है, तो नया जो कैपेसिटेंस होता है आपको पता होना चाहिए, ये आपको आपने पढ़ा हुआ है, नया जो कैपेसिटेंस होगा वो पुराने वाले का 6 गुना हो जाएगा। कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, मीडियम बदलोगे तो उस मीडियम की परमिटिविटी लेके आओगे, और मीडियम की परमिटिविटी का फॉर्मूला आपको बताया गया था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है यही आपका क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होती है। ओके, तो यहां से आएगा, फिर के देखो मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ पे के मल्टीप्लाई आएगा, के की वैल्यू 6 है, तो नया कैपेसिटेंस 6C। ओके, पुट कीजिए यहाँ पे जल्दी से, C डैश की जगह क्या आएगा 6, और C की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ही रखी है पहले, ये रखी, ये C की वैल्यू है, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ पे 17.70
और 10 की पावर कितना है माइनस का 12 है, और v की वैल्यू तो वही 100 ही है ना, v की वैल्यू क्या है वही 100। तो पूछा था हाउ वुड चार्ज ऑन प्लेट बी अफेक्टेड, चार्ज कैसे अफेक्टेड होगा, कितना चेंज आएगा। नया चार्ज क्या आएगा देख लीजिए आप, नया चार्ज क्या आएगा, जो पहले आपके पास आया था ना, पहले आपके पास देखो ये आया था, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास नया चार्ज आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो देखो 6 से, 0 6 7 का कितना हो गया 42, ओके अगेन 42 प्लस 4 46 एंड 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 प्लस 4 ये हो गया आपका 10, ठीक है। और ठीक है ना, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल कहाँ पे आएगा 2 के बाद डेसिमल ये यहाँ पे आ गया, और 10 की पावर जो है माइनस का वो 10 तो था साथ में कुला, इस तरह से देखो, ठीक है। और डिफरेंस आपने निकालना है तो डिफरेंस भी निकाल सकते हो, क्यू की वैल्यू ये रही, क्यू डैश ये रहा, तो कितना डिफरेंस आया चार्ज में आप लिख सकते हैं, क्यू डैश माइनस क्यू करके आप निकाल लेना, वो आपके पास आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, थिकनेस टी है, इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट सेपरेशन डी, प्लेट एरिया ए, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। बिल्कुल सिंपल आपका डिराइवेशन, देखो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा, वहां पे एक डिराइवेशन हम करवाते हैं, डिराइवेशन, ठीक है, डिराइव करवाते हैं, एक रिलेशन आती है इसके बीच में कैपेसिटेंस के लिए, कि कैपेसिटेंस देखो नॉर्मली हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और बीच में प्लेट्स के बीच में एयर है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लिखते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें, देखो एक कैपेसिटर ऐसे है पैरेलल प्लेट, और बीच में यहाँ पे एक स्लैब ले आया मैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस है टी, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन था डी, स्लैब रख दी मैंने टी थिकनेस की, तो कह रहा है कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा, तो याद रखोगे नए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये तो आप डिराइव कर लोगे इसको खुद, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। नए कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, और के क्या यहाँ पे, ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने रखा ना ये बीच में, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डाइलेक्ट्रिक की बजाय कंडक्टिंग स्लैब रखते तो तब फॉर्मूला क्या आता है, तब फॉर्मूला हमारा बन जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। फिर हमने उसको, जो कंडक्टिंग स्लैब होती है उसको बिल्कुल छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो हो जाती है, आपको पता हो है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो उसके लिए फिर पोटेंशियल भी हम काउंट नहीं करेंगे, तो डेट्स वाई सिर्फ डी माइनस टी बचेगा, डी माइनस टी यानी कि उसको छोड़ के बाकी का जो एरिया है उसी के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या पूछा, टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस। हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या करा है कि दो कैपेसिटर हैं, अलग अलग उनका क्या है कैपेसिटेंस है, दो कैपेसिटर है यहाँ पे, और दोनों का क्या है अलग अलग कैपेसिटेंस है, उनको एक बार सीरीज में जोड़ा है, शुरुआत में सीरीज में जोड़ा है, और फिर उनको पैरेलल में जोड़ा है, डीसी सोर्स 100 वोल्ट का है, तो जो एनर्जी वो स्टोर करेंगे, सीरीज में इतनी एनर्जी स्टोर करेंगे और पैरेलल में इतनी एनर्जी स्टोर करेंगे, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, है ना। ये तो बिल्कुल एक जैसे वो रीजनिंग मैथ में आते हैं ना क्वेश्चन, वैसे पूछ लिया कि C1 और C2 बताइए कितना होगा। तो देखो पहले उनको सीरीज में जोड़ा, पहले उनको जोड़ा है सीरीज में, और सीरीज में जोड़ा है तो एनर्जी स्टोर करें इतनी, एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज के लिए लिख देते हैं 1/2 CV², है ना, सीरीज है तो यहाँ पे CS लिख दो, और पैरेलल में होगा तो 1/2 CP(V²), दोनों केस में V सेम है, V 100 वोल्ट ही लिखा हुआ है। देखो अब अलग से क्या करो, CS फाइंड कर लो, चलो फाइंड करते हैं CS, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में वैल्यू क्या होगी, देखो जब सीरीज में हम जोड़ते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, अभी आपको बताया क्या फॉर्मूला आता है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला आता है सीरीज में, और पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे पुट कर दो, देखो तो US सीरीज में वैल्यू कितनी दे रखी है 40 मिली जूल, 40 मिली यानी कि 10 की पावर माइनस का 3 मिली जूल, है ना, इक्वल टू 1/2, और सीरीज में फॉर्मूला हमारे पास बनता है ये वाला C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ओके लिख दिया मैंने, इंटू V का स्क्वायर, V यानी कि 100, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, ठीक है, 10 की पावर हो जाएगा 4, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने, ठीक है,
और पैरेलल में बोलो, पैरेलल में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है 250 मिली जूल, यानी कि 10 की पावर माइनस का 3 इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगाओगे 1/2 इंटू सीपी कितना हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 हो जाएगा, और V का स्क्वायर करोगे तो अगेन वही आपका 10 की पावर 4 आपको मिलेगा। इक्वेशन नंबर इसको बोल दीजिए 2 बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप C1 प्लस C2 फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, देखिए इक्वेशन नंबर 2 से आगे लिखूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास C1 प्लस C2 जो आएगा वो आएगा 250 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू ये डिवाइड में चला जाएगा, 10 की पावर कितना 4 डिवाइड में चला गया, ठीक है। देखो तो अब कितना हो बन गया ये 250 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 500 हो गया, 500 हो गया, और 10 की पावर कितना बन गया यहाँ पे देखो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो गया ये भी, तो 10 की पावर माइनस का 7, या फिर आप इसको लिखोगे क्या 5 इंटू 10 की पावर 2 जीरो है ना यहाँ पे, तो ये माइनस का 5 लिख दीजिए। और ये क्या है, ये कैपेसिटेंस फाइंड किया आपने तो फेराड, क्या लिखोगे यहाँ पे फेराड, ठीक है ना। तो C1 प्लस C2 हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमको फाइंड करना है अलग अलग से, C1 और C2 फाइंड करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे देखो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप इक्वेशन नंबर 1 में C1 प्लस C2 की वैल्यू पुट कर दो। देखो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो आपको 1 दिखाई दे रही है वहां पे C1 प्लस C2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो वहां से हमारे पास C1 C2 आएगा। चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास जो C1 C2 आएगा कितना आएगा, C1 C2 इक्वल टू क्या बनेगा ये 40 इंटू 10 की पावर कितना है माइनस का 3, एक मिनट होगी मार्क, चलिए तो C1 C2 क्या हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, और ये देखो ये 2 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, और इंटू में C1 प्लस C2 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, C1 प्लस C2 भी आएगा इधर मल्टीप्लाई में, है ना, और डिवाइड में जाएगा 10 की पावर कितना 4, 10 की पावर 4 डिवाइड में आ गया। तो C1 C2 क्या बनेगा यहाँ से C1 C2 इक्वल टू देखो 40 है ये 2 है, तो इधर एक बार लिख देते हैं 40 इंटू 2 इंटू C1 प्लस C2 क्या आया था हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो गया 10 की पावर कितना माइनस का 4, ठीक है। तो फिर देखो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो ये 400 हो गया हमारा, 400 इंटू 10 की पावर, ये सारी ऐड कर लो जो पावर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो माइनस का 12, या फिर आप लिखोगे इसको 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, और कैपेसिटी देखो ये क्या है बेसिकली, आप इसको ध्यान से देखिए एक बार, ये मैंने क्या लिखा यहाँ पे C1 C2 इधर लिखा मैंने, हाँ ये उधर मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है। तो C1 C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। बेसिकली दोनों दो कैपेसिटेंस है ना उनका मल्टीप्लाई है, तो फेराड का भी आप बोलोगे क्या बोलोगे इसको स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है, फेराड का स्क्वायर बोल सकते हो। चलो तो अब हमने देखो हमारे पास C1 C2 ये आ गया, और C1 प्लस C2 हमारे पास ये आ रहा है, इधर लिख देता हूँ मैं C1 प्लस C2 क्या आया था हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर, देखिए एक बार माइनस का 5, हाँ ये आया, ठीक है। अब हमने C1 और C2 के अलग अलग से वैल्यू फाइंड की, अब इसके अंदर देखो प्योर मैथ आप अप्लाई करोगे कैसे, तो जैसा हमको पता है C1 माइनस C2 जो है ना उसका स्क्वायर क्या होता है, प्योर मैथ अप्लाई करेंगे C1 प्लस C2 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4 C1 C2 करके देख सकते हो आप, है ना, इसका स्क्वायर करके देखो, और फिर इसका स्क्वायर में से ये माइनस करोगे तो ये बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये C1 प्लस C2 का C1 प्लस C2 कितना ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 हो जाएगा माइनस 4, और C1 C2 की वैल्यू ये लिखिए यहाँ पे
पुट कर दीजिए 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, तो ये आपका बनेगा कितना, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना, 10 की पावर माइनस का 10 कॉमन आएगा, तो 25 में से 16 माइनस करोगे कितना हो गया, 9 बचेगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। और देखो ये इधर स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर मैं C1 माइनस C2 लिखूंगा ना, तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा ना ऐसे, तो ये बनेगा आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। ओके, ये C1 माइनस C2 आ गया। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर, क्या लिख दिया हमने, इसको 3 बोल देते हैं ना। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास C1 माइनस C2 आ गया और C1 प्लस C2 की वैल्यू ये रही। अब हो जाएगा बिल्कुल आराम से ना, दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, C2 कैंसिल हो गया, तो 2C1 की वैल्यू क्या आ रही है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, तो यहां से देखो इक्वेशन नंबर 3, चलो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, आपको 4 लिख देता हूँ। 3 और 4 को ऐड कर लो तो C2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2C1 इक्वल टू, दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करो, देखो 10 की पावर माइनस का 5 दोनों में सेम है, कॉमन आएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू माइनस का 5 फेराड। C1 तो आ गया, अब C1 की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो 4 में, तो C2 कितना आएगा, C2 इक्वल टू, इसमें से C1 माइनस करना है ना, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 में से 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 फेराड। तो यही हमने फाइंड करना था क्वेश्चन, यही हमसे पूछा था। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन CBSE 2024 का, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर देखो क्या पूछ रहे हैं, नेटवर्क दे रखा है और हर एक कैपेसिटर कितने का है, ये 15 माइक्रोफेराड का, ठीक है। और बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी कितने हैं, 100 वोल्ट की बैटरी है। पूछा क्या इसमें, नेट कैपेसिटेंस, पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस बताइए। देखो ये 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। अब ये बताओ, करंट ऐसे चलेगा सर्किट में, ये जंक्शन आ गया, करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, जो करंट इधर गया, मान लीजिए इधर से I करंट चला था, I1 ऊपर चला गया, I2 इधर चला गया, तो I1 C1 से C2 से C3 सभी से I1 ही जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि C1 C2 C3 तीनों सीरीज में है, तो तीनों का, इन तीनों का कैपेसिटेंस कितना होगा, सीरीज में जोड़ लो, 1/C इक्वल टू फॉर्मूला 1/C1 1/C2 1/C3, यानी कि 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, एलसीएम बन गया आपका 15, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो C की वैल्यू क्या आएगी 5, और साथ में माइक्रो है तो माइक्रो फेराड। तो इन तीनों को जोड़ के आंसर मेरे पास आया 5 माइक्रो फेराड। ओके, इन तीनों की जगह मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, यानी कि देखो इस सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये ऐसे, ठीक है, 100 वोल्ट, ये जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के मेरे पास कितना आ गया 5 माइक्रो फेराड। और ये C4 जो है ना, ये भी कितना है, C4 15 बराबर थे ना सारे, ये भी 15 माइक्रो फेराड। तो टोटल कितना आएगा, अब आप देख सकते हैं ये 15 और ये 5 पैरेलल में है, तो दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, हो गया आपका 20 माइक्रो फेराड। 20 माइक्रो फेराड टोटल, यही पूछा था, नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी 20 माइक्रो। और क्या पूछा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर C4, C4 के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा, फॉर्मूला क्या होता है चार्ज स्टोरेज का, C इंटू वी। C4 से पूछ रहे हैं, तो C4 कितना है 15 माइक्रो, 10 की पावर माइनस का 6। C4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, वायर के थ्रू बैटरी से जुड़ा है ना ऐसे, तो 100 वोल्ट 100, तो आंसर आएगा आपका 15 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 कूलम। ओके, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, अच्छा देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये जो है आपका CBSE में 2023 में पूछा गया था, ठीक है। एक सर्किट आपको दे रखा है, ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, क्या बताना है यहाँ पे हमको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। एक बार चलो मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो क्या बताना हमने यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने बताना है इस सर्किट का। तो देखो इस सर्किट का अगर आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक क्या करोगे, इसका एक दूसरा सर्किट बनाओगे, थोड़ा सा इजी वाला सर्किट बनाओगे, ताकि सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को आप जोड़ सको, क्योंकि ऐसे तो हमको देखो समझ में नहीं आएगा कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल। चलो पहले हम इसका एक सर्किट बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए तो ध्यान से देखिए कैसे बनाना होता है। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। ए के साथ एक कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर जुड़ा है तो मैंने ये कैपेसिटर लगा दिया, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। फिर ए के साथ ये कैपेसिटर जुड़ा है, ए के साथ एक और कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट को देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये आपका पॉइंट है ए के साथ कितने कैपेसिटर जुड़े हुए, देखो डायरेक्ट देख लो एक बार। एक तो ये कैपेसिटर जुड़ा है, एक वो जुड़ा है ऊपर, तो एक तो ऐसे करके ऐसे बना दो इसको, ये एक कैपेसिटर ये जोड़ दिया मैंने ऊपर वाला, और एक कैपेसिटर जो है ये मैंने जोड़ दिया है, और सी ए के साथ एक और कैपेसिटर है, ठीक है। एक और कैपेसिटर तो चलो मान लीजिए उसको हम यहाँ से ऐसे बना देते हैं, एक मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। फिर देखो आगे, अब ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर था, ये आगे जाके इस पॉइंट से जुड़ा है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो इसको मैं एक नया पॉइंट दे देता हूँ सी। तो मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने नया पॉइंट बना लिया सी। फिर आगे देखो, ए के साथ जो मैंने एक और कैपेसिटर जोड़ा था ये वाला, ये आगे एक नए पॉइंट से जुड़ा है, इसको मैं बोल देता हूँ चलो डी बोल दिया, तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है डी से जुड़ा है। फिर आगे देखो, उसके बाद सी और डी के बीच में एक और कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, सी और डी के बीच में कैपेसिटर दिख रहा है, तो ये जोड़ देते हैं यहाँ पे, चलो जोड़ दिया। उसके बाद डी के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा जो आगे जाके बी से जुड़ता है, डी के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा है जो आगे जाके किससे जुड़ता है, बी से जुड़ता है। सी के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा है जो आगे जाके बी से जुड़ता है, सी के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा है जो आगे जाके बी से जुड़ता है, ठीक है, जोड़ दिए। अब ये वाला कैपेसिटर बच गया, ये देखो इसका, इस कैपेसिटर की एक प्लेट ए से जुड़ी है, जोड़ रखी है हमने, दूसरी प्लेट बी से जुड़ी है, चलो दूसरी प्लेट जो है वो मान लीजिए ऐसे बी से जुड़ी है, ये तो ये है आपका सर्किट। और सारे ही कैपेसिटर जो है वो उनकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है, सभी की कैपेसिटेंस क्या है, सी है। अब ध्यान से देखिए इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे बताऊं। देखो पहले तो ये सी और डी पॉइंट देखो ध्यान से, ये सारे की कैपेसिटेंस सेम है, सिमेट्री से आपको पता लग रहा है जो पोटेंशियल सी पॉइंट का है वही पोटेंशियल डी पॉइंट का है, यानी कि सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी इज जीरो। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है। अगर सी और डी सेम पोटेंशियल पे हो गए तो क्या इस वायर में कोई करंट फ्लो करेगा, इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि ये वाला कैपेसिटर तो यूजलेस हो गया बिल्कुल। अब इधर से जो करंट आएगा वो दो पार्ट में ऐसे जाएगा, चलो मान लेते देखो इधर से कुछ करंट आ रहा है, ठीक है, इधर से मान लीजिए क्या आ रहा था, करंट आ रहा था आई, ऐसे बना देते इसको, करंट आ रहा था आपका आई। अब उसमें से क्या हुआ, कुछ तो करंट इधर चला गया I1, इधर गया मान लीजिए I2 और इधर गया I3। अब ये I2 इसमें से भी जा रहा है और इसमें से भी जा रहा है, तो ये दोनों आपके सीरीज हो गए। I3 जो है इसमें से भी जा रहा है और इसमें से भी जा रहा है, सेम करंट, ये सीरीज हो गया। ओके, तो इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, देखो C और C सीरीज में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, C/2। सेम यहाँ पर C और C सीरीज में जोड़ोगे तो C/2। अब ये C/2 और ये C/2 पैरेलल में हो गए क्योंकि दोनों A और B के बीच में जुड़े हैं, तो C/2 प्लस C/2 कितना बनेगा, दोनों को जोड़ के, यानी कि इस पूरे सर्किट को, ये जो पूरा सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे को जोड़ के मेरे पास आएगा C। अब ये बच गया। अब ये वाला कैपेसिटेंस C और ये C, ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि दोनों A और B से जुड़े हैं, तो C प्लस C कितना हो गया, 2C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा पूरे सर्किट का वो कितना बनेगा आपका, 2C बनेगा, ठीक है। पहला पार्ट हमारा हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 2। अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसका कारण बताना है। देखिए आपने पढ़ा हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर मैं इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देता हूँ, ये इधर मान लीजिए पॉजिटिव पोटेंशियल था, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है ना, तो इधर इस प्लेट पे क्या होगा, ऐसे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और इस प्लेट पे क्या होगा, ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यानी कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता ही है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0 था। जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखोगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी से तो मिलकर बनती है, देखो कोई भी मटेरियल है वो एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे मान लीजिए अगर वो पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो पहले क्या था, जब तक वो फील्ड में नहीं रखा था
तो वो जो पोलर मॉलिक्यूल थे वो रेंडमली ओरिएंटेड थे, उनका जो नेट फील्ड था वो कितना था आपका, 0 था, ठीक है ना। नेट फील्ड 0 था, या फिर आप बोल सकते हो उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या था, 0 था। जैसे ही आप उसको फील्ड में रखोगे तो जो पोलर मॉलिक्यूल थे वो अपने आप को क्या करेंगे, कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कैसे, कुछ देर में बना देता हूँ ऐसे कुछ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इस वाले एंड पे देखो, ये कौन सा एंड आएगा यहाँ पे, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पर भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके। और इस वाले एंड पे आएगा पॉजिटिव 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 और ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो अब जो फील्ड आप अप्लाई कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, जो फील्ड है वो फील्ड कुछ और होगा, ठीक है। तो इसके एक बार दोबारा बनाते हैं, ठीक नहीं बनाए। देखिए, ये मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसमें इस तरह से, इसके अंदर जो है इस वाले एंड पे क्या होगा, ऐसे कलर दिख रहे हैं, इस वाले एंड पे आएगा मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल, है ना, नेगेटिव ऐसे, नेगेटिव नेगेटिव इस तरह से, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ऐसे, चलो इसमें ऐसे देखिए, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं बनाता मैं, टाइम लगेगा, बस कुछ मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, पोलर मॉलिक्यूल्स, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे विच कलर, चलो व्हाइट से, तो यहाँ पे होगा पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ऐसे। अब इसमें आप ये देखो, आप ये देखो, यहां पर देखो, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, अब इसके अंदर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, इस तरह से आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये जो आपको येलो लाइन मैंने बनाई है, इसके अंदर तो चार्ज, नेट चार्ज कितना हो गया आपका, 0 हो गया। इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान से सुनेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, जो इंड्यूस हुई है, जो प्रोड्यूस हुई है, वो इस डायरेक्शन में हुई है, उसको बोल देते हैं इंड्यूस्ड फील्ड, है ना, आई, या फिर इसको पी से भी लिख देते हैं ऐसे। और अप्लाइड फील्ड था इस डायरेक्शन में, तो अंदर जो नेट फील्ड होगा वो कितना होगा, अंदर नेट फील्ड ये होगा ई नोट माइनस ई पी, जो कि डेफिनेटली क्या है, ई नोट से तो कम है। स्लैब के अंदर ये जो फील्ड है, ये क्या था, अप्लाइड फील्ड कितना था, ई नोट था ना, उससे तो कुछ कम है ना, ये माइनस हो रहा है देखो। तो इसने क्या पूछा था, ये पैरेलल प्लेट डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्ट करेंगे प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज कर जाएगा, है ना, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी देखो, बाकी का जो रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन में तो क्या है, ई नोट है, यहाँ पर भी क्या है, ई नोट है, लेकिन स्लैब के अंदर ई नोट नहीं है, वो कितना है, ई है, जो कि ई नोट से कम होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, थर्ड पार्ट जो है इसका, देखो थर्ड पार्ट में क्या कहता है, कैपेसिटर है कोई, कैपेसिटर ए जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, और उस पर चार्ज क्या है, क्यू है। तो इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, कह रहा है कि कोई कैपेसिटर, मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है ए,
ठीक है, और कैपेसिटेंस इसकी सी है, और इसकी चार्जिंग हमने कर दी, इसके ऊपर चार्ज आ गया कितना, क्यू चार्ज आ गया। फिर हमने क्या किया, कनेक्टेड अक्रॉस अनदर, फिर इसको दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया बी से। ये ए था हमारा, ये कैपेसिटर है बी, बी के साथ इसको जोड़ दिया, और बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जिसकी कैपेसिटेंस है कितना, 2C। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या पूछ रहा है तो आपसे कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है, आपने पढ़ा होगा टॉपिक कॉमन पोटेंशियल है ना। और दूसरे पार्ट में पूछ रहा है द चार्ज लॉस्ट बाय कैपेसिटर ए, कैपेसिटर ए कितना चार्ज लॉस करेगा, दो चीज पूछी है। तो पहला पार्ट देख लो, सबसे पहले तो कॉमन पोटेंशियल पूछा है, ठीक है ना। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा बीच में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये पैरेलल के लिए पूछा है। तो देखो पहले वाले कैपेसिटर में C1V1 लिखोगे, लिख देते हैं। पहले वाले कैपेसिटेंस, पहले वाला जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C। पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कितना है, V है, ओके। दूसरे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये देखो दूसरे वाला जो कैपेसिटर है उसके ऊपर तो कोई चार्ज था ही नहीं, अगर चार्ज ही नहीं है तो V2 कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 0 डिवाइड बाई पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, C, और दूसरे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 2C। तो क्या बनेगा फिर ये CV बाय 3C, C से C कैंसिल हो गया, तो कॉमन पोटेंशियल मेरे पास आएगा V बाय 3। ये तो हो गया आपका कॉमन पोटेंशियल, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में पूछा है कि चार्ज कितना लॉस होगा, ए जो कैपेसिटर है ये कितने चार्ज को लॉस कर देगा। देखो चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू वी। लेकिन यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल वाला, अब देखो कॉम्बिनेशन कर दिया हमने, हमने दोनों कैपेसिटर को मिला दिया है, एक के ऊपर चार्ज था दूसरे के ऊपर चार्ज नहीं था। जब हमने कॉम्बिनेशन कर दिया तो अब हम कॉमन पोटेंशियल का यूज करेंगे। देखिए ए के लिए फाइंड करते हैं, मान लीजिए ए के लिए फाइंड करते हैं, तो ए की कैपेसिटेंस क्या है, ए की कैपेसिटेंस है C, और कॉमन पोटेंशियल कितना है, V बाय 3। तो हमारे पास क्या बन गया, CV बाय 3। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए चार्ज कितना था इसके ऊपर, Q था, तो Q इक्वल टू CV ही होगा ना, Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू वी होगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास Q बाय 3, यानी कि ए वाला जो कैपेसिटर है इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, अब Q बाय 3, पहले कितना था, Q था। और जो B वाला है उस पर कितना होगा, फॉर्मूला लगाओगे सेम ऐसे ही, C इंटू कॉमन पोटेंशियल, और इसका कैपेसिटेंस कितना है बी वाले का, तो इधर इधर भी लिख दो, ये है ना, इधर ए लिख दो, ये बी वाले के लिए तो यहाँ पे बी लिख दो। बी वाले का कैपेसिटेंस कितना है, 2C, और कॉमन पोटेंशियल कितना है, V बाय 3, तो 2 बाय 3, और CV क्या है, अगेन CV तो Q है आपका, यहाँ पे आएगा Q। तो दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज आएगा 2Q बाय 3, और पहले वाले पे आएगा Q बाय 3। लेकिन पेपर में गलती मत करना, इसने कुछ और पूछा है, ये पूछ रहा है चार्ज लॉस्ट बाय कैपेसिटर ए ने कितना चार्ज लॉस किया। तो देखो ए ने कितना चार्ज लॉस किया, ए ने उतना ही चार्ज लॉस किया जितना बी ने गेन किया। तो आंसर क्या बनेगा, 2Q बाय 3, आंसर बनेगा इसका 2Q बाय 3। ये वो चार्ज है जो ए ने लूज कर दिया, लॉस्ट कर दिया। आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए, टू स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K एंड K। अच्छा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया था, वो पैरेलल प्लेट थी और दो स्लैब थी, एक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2K था और एक का K था। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चलेंगे, हाँ ठीक है। तो पहले वाली प्लेट आपको दिखाई दे रही है, हाँ जी देखो पहले वाली प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है और इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C2 है। तो और C2 देखो, C2 के अक्रॉस, C2 की एक प्लेट जुड़ी है A से और C2 की दूसरी प्लेट जुड़ी है B से, यानी कि C2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB होगा, और C1 के अक्रॉस भी क्या होगा, VA माइनस VB होगा। तो C1 और C2 को जोड़ना है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो दोनों मतलब क्या होगी, पैरेलल में हो गई। नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा हमारा, C1 प्लस C2 आएगा। C1 की वैल्यू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा देखो ये क्वेश्चन अगर थोड़ा ऐसे होता, चलो तो मैंने सोचा कि थोड़ा ये क्वेश्चन उस तरह का है जो मैंने पहले करवाया था। देखो जैसे ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता,
इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, प्लेट का एरिया ए और सभी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी। यहाँ पर भी 4 प्लेट है, चारों प्लेट के बीच का सेपरेशन सेम है और प्लेट का एरिया भी सेम है और बीच में कोई मीडियम वगैरह नहीं है, मान लीजिए एयर है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि टोटल कैपेसिटेंस बताइए, जैसे मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C1 मान लो, C2 मान लो और C3 मान लो। C1 C2 C3 तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि जो आप देख सकते हो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, C2 के अक्रॉस भी VA माइनस VB और C3 के अक्रॉस भी VA माइनस VB होगा। तो तीनों पैरेलल में है, तो कैपेसिटेंस क्या आएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसको लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस, तो आंसर क्या बनेगा आपका 3 टाइम्स हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लेट्स के बीच में कोई ऐसा मीडियम डाल दे जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट क्या है, K है, और यहाँ पर भी क्या है डायरेक्ट कांस्टेंट K, और यहाँ पर भी डायरेक्ट कांस्टेंट क्या है K है। अब कितना होगा, देखो अगर मीडियम को चेंज कर दिया, डायरेक्ट कांस्टेंट डाल दिया, वहां पे कोई डायरेक्टली डाल दिया जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है K है, तो C1 का क्या बनेगा, यहाँ पे K आएगा, इधर भी K और इधर भी K, तो यहाँ पर भी क्या आएगा साथ में K आएगा। ठीक है, अगर अलग अलग होते C1 C2 सॉरी K1 K2 और K3 होते, तब क्या होता, तब कैपेसिटेंस आता आपका एप्सिलॉन नॉट A। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे K1 आता, इधर K2 होता और इधर K3। अब ये वाला पार्ट कॉमन लेते, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन लिया और यहाँ पे लिखोगे K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, इस तरह से। तो देखो इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप ट्राई कर लोगे खुद से। जैसे इस तरह से 2 प्लेट हैं और इनके बीच का जो स्पेस है ना, उसको 3 पार्ट में से बांट दिया। यहाँ वाले का डायरेक्ट कांस्टेंट K1, यहाँ का K2 और यहाँ का K3 है ना, और प्लेट का एरिया टोटल था A और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन वाली कितना है, D है। ओके, और आपसे पूछ लिया कि इसका बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ये आप खुद से करोगे, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।